हेलो दोस्तों, वेलकम टू जियो इन्फो, ए यूनिक चैनल फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीकली मिरर। यानी इसमें हम पूरे वीक की अहम इंटरनेशनल खबरों का तबसरा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसराइल ने हाल ही में क्लेम किया है कि दुनिया की पहली एआई वार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वार ये लड़ी गई थी इसराइल और हमास के बीच में, और इसराइल के अनुसार इसराइल ये लड़ाई जीता है। ऑब्वियसली बात है कि इसराइल यहाँ पे एआई यूज कर रहा था, ना कि हमास। इसराइल के अनुसार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने यूज करी है मशीन लर्निंग। तो आप पूछ सकते हो कि ये एआई और मशीन लर्निंग होती क्या है। तो देखिए, एआई एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। आसान भाषा में कहें तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो सेंस कर सकता है, रीजन कर सकता है, सोच सकता है और अडेप्ट कर सकता है खुद को सिचुएशन के अनुसार। तो एआई में बहुत कुछ आता है। मशीन लर्निंग भी एआई का ही एक पार्ट है, और मशीन लर्निंग का भी पार्ट है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग होती है एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू लर्न फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट एंड मेक ऑटोनोमस डिसीजंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो मशीन लर्निंग होता है प्रीवियस डेटा को यूज करते हुए प्रेजेंट में एक्शन लेना। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अनुसार इन्होंने गाजा के पिछले कई सालों का डेटा स्टडी किया है, और ये इन्होंने किया है सैटेलाइट इमेजेस के जरिए से कि गाजा में कहाँ कहाँ पे स्कूल हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ हमास के ऑपरेटिव्स ऑपरेट करते हैं और कहाँ हमास के टनल्स हैं। और इसराइल के अनुसार इन्होंने ये सब डेटा कंपाइल किया है थ्रू मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे कई देश इसराइल पे ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि इसराइल ने कॉन्फ्लिक्ट केवल इसीलिए शुरू किया है कि दुनिया को अपनी नई एआई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा सके, ताकि दुनिया इसराइल की एआई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाए और इसराइल अपनी एआई टेक्नोलॉजी दुनिया को सेल कर सके। जबकि दूसरा इल्जाम इसराइल पे ये भी लग रहा है कि अगर इसराइल ने एआई का यूज़ किया और बड़े ही पिन पॉइंट तरीके से अपने टारगेट्स को हिट किया, तो फिलिस्तीन के जो 300 बेकसूर लोग इस लड़ाई में मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा। अब ये आप पे है कि आप कौन सा नैरेटिव सपोर्ट करो। हमारी दूसरी खबर है ईरान से। यूएन ने ईरान को यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट करने से रोक दिया है। दरअसल यूएन, जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं और हर कंट्री के डिप्लोमेट यहाँ पे होते हैं। तो इनके रहने, खाने पीने और बिल्डिंग, यूएन हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग का खर्चा ये मिलकर पे करती हैं दुनिया के सभी मेंबर कंट्रीज। क्योंकि ईरान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन दोनों कंट्रीज ने ये बिल पिछले कई सालों से पे नहीं किया है, तो यूएन ने इनसे यूएनजीए में किसी भी मामले में वोटिंग करने का अधिकार छीन लिया है और इनको एक ऑब्जर्वर मेंबर सा ही बना दिया है, बिल्कुल फिलिस्तीन की तरह। यानी ये यूएन का पार्ट तो है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। अब इस पे ईरान का क्या रिएक्शन आया है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ अपनी दुख भरी दास्तान बयान करने लगे कि यूएस सैंक्शंस की वजह से हमारे पास खाना खाने तक को पैसे नहीं है, तो हम यूएन का बिल कहाँ से भरें। जो कि एक फैक्ट भी है। यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जावेद जरीफ के अनुसार यूएस ईरान पे इकोनॉमिक टेररिज्म करना बंद करे तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है यूएन का बिल पे करने में। जावेद जरीफ ने अंत में यही कहा कि हाँ बिल्कुल, हमने यूएन का पिछले कई सालों का बिल पे नहीं किया। अब अगर यूएन चाहे तो हमारा वोटिंग का अधिकार छीन सकता है, या फिर हमें कुछ और टाइम दे दे, और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम यूएन का बिल पे कर देंगे। तो बेसिकली ईरान ने बॉल यूएन के पाले में डाल दी है कि यूएन जो चाहेगा वो होगा। तीसरी खबर है फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन ने ब्लेम किया है भारत को कि भारत इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इस इश्यू पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हो। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, तो इसको कंफ्यूज मत कर लेना। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक बहुत ही सुंदर लैंडलॉक्ड देश है। कैपिटल है यहाँ की वियना। वियना में आपको कई इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ओपेक का हेडक्वार्टर। भाषा यहाँ पे बोली जाती है जर्मन, और दुनिया का सबसे फेमस डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर का जन्म भी यहीं पे हुआ था। तो हाल ही में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने लॉन्च किया है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नया मैप, जिसका नाम है इस्लाम मैप ऑफ ऑस्ट्रिया। इस मैप में क्या है कि ऑस्ट्रिया में स्थित हर मस्जिद और हर एक ऐसी जगह जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं या जहाँ मुस्लिम्स इकट्ठा होते हैं, उन सब जगहों को इस मैप में बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से डाला गया है। तो इससे ऑस्ट्रियन मुस्लिम काफ़ी हद तक गुस्सा है और अपनी गवर्नमेंट पे, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ केस भी कर दिया है, क्योंकि इस मैप से ऑस्ट्रियन मुस्लिम एक्सपोज हो जाते हैं। कि अगर कोई भी राइट विंग आदमी हो जो इस्लाम और इस्लामिक लोगों को पसंद नहीं करता हो, वो इस मैप की वजह से बड़ी आसानी से टारगेट कर सकता है मुस्लिम्स को, क्योंकि इस मैप से उसे बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि मुस्लिम्स कहाँ पे रहते हैं, कहाँ इकट्ठा होते हैं और वो कहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट पे टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने भी ऑस्ट्रिया की बढ़ चढ़कर आलोचना की है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की लगभग 90 लाख की आबादी में 8% मुस्लिम हैं, जिनमें कि लगभग आधे तो टर्किश ओरिजिन के हैं।
तो टर्की के प्रेसिडेंट का बोलना तो बनता था। हमारी पांचवी खबर है चाइना से। चाइना ने हाल ही में अनाउंस की है 3 चाइल्ड पॉलिसी। आपको पता होगा कि चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी कि एक कपल केवल एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, जिसे 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया और अब चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस कर दी है। क्योंकि चाइना का फर्टिलिटी रेट इस समय 1.5 से भी नीचे जा चुका है, जो कि बताया जाता है कि आबादी को मेंटेन करने के लिए 2.1 होना चाहिए। फर्टिलिटी रेट होता है कि हर औरत औसतन कितने बच्चे पैदा करती है। तो चाइना को डर यह है कि कहीं उनकी आबादी घटनी ना शुरू हो जाए और उनके पास वर्कफोर्स की कमी ना आ जाए और उनको भी यूएस और यूरोपियन देशों की तरह बाहर के देशों से वर्कर्स इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़ने लग जाए। एक्सपर्ट्स की माने तो अभी तो चाइना ने अनाउंस किया 3 चाइल्ड पॉलिसी, आने वाले कुछ समय में चाइना इसे भी खत्म कर सकता है। तो आपकी क्या राय है इस पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर भी चाइना से ही जुड़ी है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और एक कमेटी का गठन किया है जो पता लगाएगी कि क्या कोरोना वायरस वुहान की लैब से ओरिजिनेट हुआ था या फिर कहीं और से। तो इस पर पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप शुरू से ही कोविड-19 को चाइनीज वायरस या फिर वुहान वायरस बुलाते थे और इनके अनुसार कोरोना का ओरिजिन वुहान की एक लैब से हुआ है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरी दुनिया को मिलकर चाइना पे $10 ट्रिलियन का जुर्माना लगाना चाहिए। आप सोच सकते हो कि भारत की जीडीपी केवल $3 ट्रिलियन है और ट्रंप बात कर रहे हैं $10 ट्रिलियन के जुर्माने की, जो कि सुनने में काफ़ी फनी और इम्पॉसिबल लगता है। ऑल्दो देखते हैं कि जांच में क्या निकल कर आता है और अगर रिजल्ट चाइना के खिलाफ आता है तो यूएस और पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन चाइना इस पूरी खबर से काफ़ी हद तक नाराज है और चाइना ने यूएस को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी तक भी दे दी है। दरअसल चाइना का माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि अगर यूएस चाइना को बदनाम करना बंद नहीं करता है तो चाइना यूएस पे न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। तो देखते हैं इस पूरी जांच का नतीजा क्या निकल कर आता है और उसके बाद चाइना का क्या रिएक्शन होगा। हमारी अगली खबर है बांग्लादेश से और ये खबर भी कहीं ना कहीं चाइना से ही जुड़ी है। बांग्लादेश में हाल ही में उइगर मुस्लिम्स के इशू को लेकर चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। ऑल्दो ये प्रोटेस्ट काफ़ी छोटी मात्रा में थे, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि बांग्लादेश की सरकार ने चाइना के खिलाफ इस तरह के प्रोटेस्ट की इजाज़त दे दी। क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान में अगर इस इशू को लेकर कोई भी लोग प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं तो आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह के प्रोटेस्ट की इजाज़त तक भी नहीं देती है। इससे ये बात भी काफ़ी क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान इस समय चाइना पर किस हद तक डिपेंडेंट है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कितने अच्छे से मेंटेन किया है। आज के वीकली मिरर के पहले एपिसोड में इतना ही। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।